गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है और काफ़ी हमें अच्छा लगा है कि आपने एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और एनसीईआरटी की क्लासेस हम भी प्लान कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी पर भी एक अलग से क्लासेस पर हम सोच रहे हैं। उस पर भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सामने एनसीईआरटी की क्लासेस भी लेकर आ जाए। अब हमारी बातों पर ध्यान देना। सबसे पहला जो श्रेया सिंह का एक सवाल आया है कि 2020 में 2 अगस्त को उनकी एज 21 साल की होगी तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि एज काउंट की जाती है 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को आप 20 वर्ष 364 दिनों के हैं, इसलिए यूपीएससी आपको एलिजिबल नहीं मानेगा। आप अगले साल 2021 में फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 2020 में 1 अगस्त को आपकी एज काउंट की जाएगी, तो 1 अगस्त को अगर आप एग्जैक्टली 21 कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन के कारण आप 364 डेज ही माने जाएंगे, इसलिए आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी को गुड इवनिंग। मोहित, जयप्रकाश, किरण, राजकुमार, राम जी, और जो आंसर जिन लोगों को मिल गया है बहुत ही बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग। पुष्पेंद्र, वो लाइव क्लास नहीं था, वो प्रीमियर था, लाइव क्लास नहीं था, इस कारण से डाउट उसमें सॉल्व नहीं होंगे। बिल्कुल हम कह सकते हैं, बिल्कुल संजीव क्लासेस को कंटिन्यू रखो। बाकी आइए हम शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ बाकी एजुकेटर्स की क्लास को भी आप देख सकते हैं। स्पेशल क्लासेस, डाउट क्लासेस का भी सेशन है। इन डाउट क्लासेस में आप एक तरीके से डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, क्योंकि अब आपका 7 डेज जो डेमो था या 7 डेज जो फ्री था वो अब आपको नहीं मिलेगा, तो आप इसमें डेमो क्लासेस जरूर करिए। डेमो क्लासेस आप जरूर कर सकते हैं, जिसमें आपको स्पेशल क्लास के नाम पे अलग अलग एजुकेटर्स की क्लास को देखने का मौका मिलेगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्लस पर पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें तो इस समय अनअकैडमी प्लस पर जो एजुकेटर्स है लगभग 80 के आसपास अब एजुकेटर्स हो चुके हैं। लगातार एजुकेटर जुड़ रहे, तो आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जितना ज्यादा बेटर हो सके आप अपने आप की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन लगातार एजुकेटर्स बढ़ रहे हैं। हमारा जो नया कोर्स अब आने वाला है वो आने वाला है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का, और मैं सजेशन दूंगा कि इस कोर्स को प्लीज मिस मत करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ही मिनिमम टाइम में कवर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चनों को ये कवर करता है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन वैसे तो 35,000 का है, लेकिन अगर आप रिफर कोड यूज करेंगे तो ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 31,500 रुपीज में। और उसी टाइप में सब्सक्रिप्शन वैसे तो 56,000 का है 2 ईयर्स वाला, लेकिन अगर आप MK लाइव रिफर कोड यूज कर लेते हैं तो यह सब्सक्रिप्शन मिलेगा 50,400 रुपीज में। ये उन लोगों के लिए हैं जो 2 साल या हम कहें ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, या हमसे ही पूरा पढ़ना चाहते हैं, या फिर और भी रीजन हो सकते हैं कि वो चाहते प्रोफेशन जॉब भी है उसके साथ तैयारी हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हैं? तो आपको यूपीएससी को सेलेक्ट करना होगा। यूपीएससी सिविल सर्विस सब्सक्रिप्शन में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन में जाना होगा और फिर अपना जो भी प्लान है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए, रिफर कोड को अप्लाई कर लीजिए, और अप्लाई करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर आकर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लासेस की। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ये 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मंथली नहीं पे कर सकते, बिल्कुल नहीं आरोही, मंथली पे नहीं होगा। जो भी मंथली होगा वो 7,000 का सब्सक्रिप्शन होगा। आपकी क्लास नोट्स में जीएस वर्ड इलाहाबाद, बिल्कुल हम उसे अपडेट करेंगे, कोई घबराओ नहीं, चंद्रयान 2 को अपडेट करेंगे पूरी तरह से। आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की। अभी तक हमने जो कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने आपको बताया था सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो सबसे पहले बना था, 40 किलोग्राम तक के किसी भी उपग्रह को लियो की कक्षा में ले जा सकता था। फिर आया था एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, 150 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को हम कह सकते हैं कि वह लियो की कक्षा में ले जा सकता था। उसके बाद आया है पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल,
तो आज हमारा पूरा टॉपिक है पीएसएलवी पर। मैंने आज जो भी डाटा लिया है, जो भी सारी शब्दावली मैं उपयोग कर रहा हूं, ये इसरो की वेबसाइट से ली गई है। सही और गलत के लिए मैं जिम्मेदार ना होकर मान के चलिएगा कि वो वेबसाइट जिम्मेदार हो सकती है, क्योंकि मैंने सारा डाटा एज इट इज वही से कॉपी पेस्ट किया है, ताकि मुझे लगता है हम एक ऑथेंटिक डाटा के रूप में उसे समझे। तो किसी किताब से अगर ये मैच ना हो तो समझ जाइएगा कि फिर इसरो ने इसे शायद अपडेट नहीं किया होगा या किताब वाले ने अपडेट नहीं किया होगा। आइए शुरुआत कर रहे पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और पोलर ऑर्बिट मैंने कहा था लियो की ऑर्बिट, तो स्पेशली ये लियो की कक्षा के लिए विकसित किया गया लॉन्चिंग व्हीकल है। समझते हैं कि होता क्या है लॉन्चिंग व्हीकल और किस तरीके से काम करता है, सारी बातों पर आ रहे हैं। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, वर्तमान में भारत के पास इसके 3 संस्करण हैं। अभी तक पीएसएलवी के हमारे पास 3 संस्करण है, 3 वर्जन है। 3 वर्जनों के जो नाम है ये पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव सवालों में। सबसे पुराना जो वर्जन है हमारा पीएसएलवी जी, सबसे पुराना वर्जन है, सबसे पुराना वर्जन। उसके बाद पीएसएलवी सीए और पीएसएलवी एक्सएल, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा विकसित, सर्वाधिक विकसित जो वर्जन है, सर्वाधिक विकसित जो वर्जन है, सर्वाधिक विकसित जो वर्जन है, संस्करण है, वो पीएसएलवी एक्सएल है। वैसे हमारे पास पीएसएलवी के 3 संस्करण हैं। मतलब हमारे जो इसरो में पीएसएलवी उपयोग किया जाता है वो 3 टाइप का है। या तो पीएसएलवी जी जो सबसे पुराना है, पीएसएलवी सीए, इनके भी फुल फॉर्म होते हैं, जैसे कि सीए का मतलब होता है कोर अलोन, एक्सएल का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज, तो न भी याद रखे तो चलेगा। लेकिन पीएसएलवी सीए, पीएसएलवी जी, पीएसएलवी एक्सएल, सर्वाधिक विकसित संस्करण पीएसएलवी एक्सएल है। और इसमें जो ईंधन उपयोग किया जाता है वो 4 स्टेज का ईंधन होता है। क्या याद रखना है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसरो के पास पीएसएलवी के 4 संस्करण हैं और इन संस्करणों में 4 स्टेज का ईंधन होता है। इसके पूर्ववर्ती संस्करण जैसे कि एएसएलवी, एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में केवल ठोस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता था, जबकि यह पहला लॉन्चिंग व्हीकल था, पहला प्रक्षेपण यान था भारत का जिसमें द्रव प्रकार का ईंधन उपयोग किया गया होगा। द्रव प्रकार का और ठोस प्रकार का ईंधन पीएसएलवी में क्यों यूज किया गया है, मैं ये होमवर्क के रूप में आपके पास सवाल रख रहा हूं, या मुझे कमेंट के रूप में आंसर बताते चलिएगा। बाकी फिर मैं बता ही दूंगा कितने लोगों के आंसर आ पाते हैं या कितने लोग समझ पाते हैं। बाकी मैं बताऊंगा इसमें कि सॉलिड और लिक्विड अलग अलग ईंधन लेने की आवश्यकता क्यों थी, हम उन रीजनों पर भी आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप लोग कितना दिमाग लगा पाते हैं वो भी मुझे पता चल जाए, ताकि गरीबी कहां तक है उसे भी समझ पाए हम लोग। डाउट देख ले रहे हैं, पहले कुछ लोगों के डाउट देख लेते हैं। सभी सब्जेक्ट को जानकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, रीजनिंग, धन्यवाद सभी विषय के लिए। सैटेलाइट को छोड़ के वापस आता है क्या? नहीं, मनीष का जो सवाल है कि सैटेलाइट को छोड़कर ये वापस नहीं आता है, और जिस दिन ये वापस आ जाएगा मनीष, उस दिन हम उसका नाम रखेंगे रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, आरएसएलवी, जिसको बनाना चल रहा है। बहुत जल्दी हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे, और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर वो सैटेलाइट को छोड़कर वापस आएगा। लेकिन पीएसएलवी और जीएसएलवी सैटेलाइट को छोड़कर वापस नहीं आते, ये वहीं पर खत्म हो जाते हैं या महासागरों में इनके टुकड़ों को गिराया जाता है, तो ये वापस नहीं आते हैं, वापस नहीं आते हैं। डाउट देख लेते हैं। फिर मनीष के बाद सवाल है सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है। राजेश कुमार, हम सॉफ्ट लैंडिंग भी पढ़ाएंगे, लेकिन अगर एक यूट्यूब पर वीडियो देख पाओगे तो एक प्लेन होता है हरकुलस, हरकुलस नामक इस प्लेन को सर्च करना यूट्यूब पर और डालना हरकुलस सॉफ्ट लैंडिंग। तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि झटका नहीं महसूस होगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जब वो जमीन पर आएगा तो बिना किसी झटके के वो आसानी से लैंड कर जाता है। इसे कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। जब हमारे प्लेन लैंड करते हैं तो कभी आप अगर हवाई यात्रा की होंगे तो एक झटका लगता है, सॉफ्ट लैंडिंग वो झटका कभी महसूस नहीं होगा, उसे कहेंगे हम सॉफ्ट लैंडिंग। और डाउट है
और कोई डाउट है? इजीली लिक्विड, ताकि इजीली ट्रांसप्रेटिबिलिटी, इसलिए लिक्विड होता है। निखिल का आया है। द्रव से स्टार्ट होता है, फिर द्रव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं संजीव का आंसर। अलग अलग इसलिए यूज करते हैं ताकि कंट्रोल करने में आसानी हो जाए। बिल्कुल राहुल, लेकिन एक लोता कंट्रोल नहीं, बहुत से रीजन हम देंगे। पीएसएलवी सी होता है, पीएसएलवी सी ए। अभिमन्यु, पीएसएलवी सी जो होता है वो तो नंबर है कि कौन से नंबर की उड़ान है, और पीएसएलवी सी ए उसका वर्जन है, वर्जन है। कोर अलोन कहते हैं, कोर अलोन। तो किसी गंदी किताब में लिखा होगा तो याद रखना पीएसएलवी सी ए होगा, सी ए होगा। और अभी डाउट थोड़ा सा रोक दीजिएगा ताकि मैं फिर समझा सकूं आप लोगों को। द्रव प्रणोदक के रूप में बिल्कुल हम सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर जो अलग अलग द्रव जो यूज करते हैं वो क्यों? विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग गति को आराम से नियंत्रित करने के लिए, इसलिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल हम कह सकते हैं रास्ता भटक जाए तो नष्ट कर सकते इंडियन के, बिल्कुल हम कह सकते हैं, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे उस पर भी। लेकिन आइए पहले आगे बढ़ते हैं। तो पीएसएलवी के 3 संस्करण हैं, पीएसएलवी सीए कोर अलोन, पीएसएलवी जी, पीएसएलवी एक्सेल। एक्सेल सर्वाधिक विकसित है, यह सबसे पहला है, यह सबसे पहला है, यह सबसे पहला है। इसमें 4 स्टेज का ईंधन होता है। आइए जरा, ये चित्र हमने लिया है इसरो से ही। ये जो 4 स्टेज हैं, ये पहला स्टेज है, ये पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, हम कह सकते हैं कि ये तीसरा स्टेज है, और ये चौथा स्टेज है। और यहां पर रखे होते हैं सैटेलाइट। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसके एक एक स्टेज टूटते हुए जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, और फाइनली कक्षा में केवल वही वाला स्टेज बचेगा। तो सब लोग अलग हो जाते हैं, केवल फाइनली ऊपर वाला स्टेज बनता है। हम गरीब लोग अगर इसे अपने चित्र के रूप में बनाना चाहें, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी का यूज है, लेकिन अगर हम एग्जाम हॉल में इसे बनाना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, इसे कुछ इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। 4 स्टेज का नाम रख देंगे, 1 स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd और 4th स्टेज, और यहां पर होते हैं सैटेलाइट। मैं रिपीट कर दूं, जब हम मिसाइल दागते हैं तो मिसाइलों में भी ऐसा ही कुछ उपकरण होता है, बस यहां सैटेलाइट की जगह पर विस्फोटक पदार्थ भर दोगे तो किसी देश पर हमला करने के लिए जो मिसाइल छोड़ी जाएगी, जब हम मिसाइलों को देखेंगे तो वो भी कुछ ऐसी ही होती है, वो भी कुछ ऐसा ही संरचना होता है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी समानता है। अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं स्ट्रेट अप। ये जो है ना, ये स्ट्रेट अप होते हैं, स्ट्रेट अप। ये बहुत ही विशेष प्रकार के ईंधनों से भरे होते हैं। जमीन से गति प्रदान करने में यही स्ट्रेट अप आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो स्ट्रेट अप अलग से हैं, उसके बाद पहले स्तर के ईंधन है, फिर दूसरे स्तर के ईंधन है, फिर तीसरे और फिर चौथे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो नीचे आप अलग से देखते हैं ये स्ट्रेट अप होते हैं, स्ट्रेट अप। इनमें भी ईंधन भरा होता है। इनके जो अंदर वाला हिस्सा, ये पहला स्टेज है ईंधन का, फिर ये दूसरा स्टेज है, ये तीसरा स्टेज है, और ये चौथा स्टेज है। ये जो पीएसएलवी C2, ये C2 मतलब दूसरे नंबर में जो उड़ान भरने वाला पीएसएलवी होगा, कार 2 कहेंगे हम उसे। तो वो कार 2 का चित्र है, लेकिन CA मतलब उसका वर्जन है, कोर अलोन। कोर अलोन का मतलब कि उस वर्जन में स्ट्रेट अप का यूज नहीं किया गया है, स्ट्रेट अप का यूज नहीं किया गया है। अब आइए जरा देखते हैं कि आपको उसमें वर्णन क्या करना होगा अगर आप पीएसएलवी को लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले पीएसएलवी टाइटल डालेंगे। अब हम लिखेंगे इसमें कि यह एक ऐसा प्रक्षेपण यान है जो पूर्ण रूप से भारत के द्वारा विकसित किया गया है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। इस प्रक्षेपण यान को पहली बार 1994 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, उपयोग किया गया था। यह प्रक्षेपण यान के वर्तमान में 3 संस्करण हैं, पीएसएलवी जी, पीएसएलवी सीए, पीएसएलवी एक्सेल। पीएसएलवी एक्सेल एक विकसित संस्करण माना जाता है। इस पीएसएलवी में ईंधन 4 स्टेज का होता है। यह भारत का पहला प्रक्षेपण यान है जिसमें द्रव और ठोस इस प्रकार के ईंधनों का उपयोग किया गया था। इसके पूर्ववर्ती प्रक्षेपण यानों में केवल ठोस ईंधनों का उपयोग किया जाता था। इसमें जो 4 प्रकार का ईंधन होता है उसका वर्णन निम्न प्रकार से है। फिर स्टेज 1 पर आ जाएंगे, और स्टेज 1 में सबसे पहले हम उन जो स्ट्रेट अप है उनको समझा रहा हूं मैं।
तो फर्स्ट स्टेज में हम समझाएंगे कि पीएसएलवी जी की अगर हम बात करें तो 9 टन प्रत्येक के 6 हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ये ठोस ईंधन होता है इसके अंदर, ठोस ईंधन, और इस ठोस ईंधन का नाम है हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन आधारित ठोस स्ट्रेटअप मोटर्स का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें 6 मोटर्स होती है, जैसे आप गिनकर देख लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और उस साइड से एक 6 है। तो इसमें 6 मोटर्स हैं, हर मोटर में 9 टन का ईंधन भरा है। 9 टन का ईंधन कौन सा है? ठोस ईंधन है, उसका नाम है हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इसे हम स्ट्रेप ऑन कहेंगे, मोटर्स का उपयोग करते हैं। जबकि जो पीएसएलवी एक्सल वर्जन है उसमें 12 टन मतलब यहां जो ईंधन है ये 12 टन का कर दिया जाएगा और 6 थोड़े से बड़े विस्तारित स्ट्रेट ऑन का उपयोग करते हैं। और पीएसएलवी सीए कोर अलोन वर्जन, जो लोग डाउट थे सीए होता है कि सीए, तो सीए कोर अलोन वर्जन किसी भी स्ट्रेटअप का उपयोग नहीं करता। उसका नाम कोर अलोन वर्जन क्यों रखा है? क्योंकि इसमें किसी भी स्ट्रेटअप का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेज 1 है, इस स्टेज 1 में ये जो संरचनाएं हैं ये एक्सल में 12 टन के ईंधनों की भरी हैं। हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन होता है और यहां पर भी इस पहले स्तर पर भी यही ईंधन भरा होता है। मतलब यहां एक तरीके से ये जो 6 मोटर्स हैं ये भी अलग से काम करेगी और अंदर की जो स्टेज है उसमें भी हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन है। तो एक ठोस ईंधन का बहुत बड़ा स्ट्रोक, बहुत बड़ा थ्रस्ट, बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी जिससे पीएसएलवी जम करके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर सकेगा या इस पृथ्वी से हम उसे प्रक्षेपित कर पाएंगे। इसमें जो इंजन है उसका नाम है S139। 2 इंजनों के नाम याद रखने हैं। जब भी ठोस ईंधन होगा तो S139 इंजन का उपयोग किया जाता है। जब भी ठोस ईंधन होगा S139 ईंधन का उपयोग किया जाएगा। और जब भी लिक्विड ईंधन होगा तब हम विकास नामक इंजन का उपयोग करेंगे। तो इंजनों के नाम S139 और विकास नामक इंजन मिलेगा लिक्विड में। तो पहला स्टेज है, पहले स्टेज में स्ट्रैटअप भी होंगे, स्ट्रैप अप कहते हैं इसको, स्ट्रैप अप। और जो प्रथम ईंधन है उसमें भी हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन फर्स्ट और थर्ड में सॉलिड रहेगा और सेकंड और फोर्थ में लिक्विड। जो लाल कलर से आप देख पा रहे हैं चित्र में वो लिक्विड होता है। तो क्या पहले तो दिमाग में इमेज बन पा रही है संस्करण कितने हैं, दिमाग में ये इमेज बन पा रही है कि कितने टन के ईंधन भरे हैं, दिमाग में ये इमेज बन पा रही कि इसके इंजन का नाम क्या है। तो इसको समझते चलिएगा। ये जो सारा डाटा है ये मैंने कहीं से रिसर्च ना करते हुए सीधा इसरो से लिया है, क्योंकि ज्यादा इसमें दिमाग लगाना इसरो को चैलेंज देना है, उससे ज्यादा बेटर है। इतना बढ़िया कंटेंट इसरो ने समझाया है, कोई जरूरत नहीं किसी किताब की। फिर पीएसएलवी अपने दूसरे चरण के लिए तरल रॉकेट इंजन का उपयोग करता है। तरल रॉकेट इंजन दूसरा चरण में लिक्विड है, जिसे लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के द्वारा विकसित है। इसका नाम है विकास इंजन। तो विकास इंजन का नाम है। और इसमें जो यूज किया जाएगा अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का उपयोग किया जाएगा। तो जो द्रव ईंधन के रूप में इसमें उपयोग होता है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। यहां पर आपको सही ना लगे तो N2O4 ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। तो दूसरे चरण में विकास इंजन है,
पहले चरण में S139 इंजन का उपयोग करेंगे। तो आप लिखेंगे कैसे इसको? आपने लिखा कि इसमें ईंधन निम्न चरणों का होता है। प्रथम चरण में ठोस ईंधन का उपयोग करते हैं, जबकि इंजन के रूप में S139 इंजन का उपयोग किया जाता है। इस प्रथम चरण में कुछ स्ट्रेट अप का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि PSLV G में 9 टन ईंधन वाले 6 स्ट्रेट अप का उपयोग करते हैं, जबकि PSLV XL में 12 टन ईंधन वाले 6 स्ट्रेट अप का उपयोग किया जाता है। यह पृथ्वी से उस प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित करने में थ्रस्ट, महत्वपूर्ण या आवश्यक थ्रस्ट का निर्माण कर देता है, जिसके कारण इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो इतना लिखना चाहिए था आपने स्टेज 1 में। वहां पर आप एक और चीज लिख सकते हैं कि इसमें ईंधन के रूप में ठोस ईंधन हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का उपयोग करते हैं। फिर आप आ जाएंगे दूसरे पर कि दूसरा चरण, इसमें द्रवीय ईंधन का उपयोग किया जाता है। द्रव ईंधन के रूप में यहां पर अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजिन, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ यहां पर जो इंजन है उसका नाम विकास इंजन रखा गया है, जिसका जो निर्माण है लिक्विड प्रोपल्शनल सिस्टम सेंटर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और इसका हम कहेंगे कि यह पहला विकास इंजन है जो इस PSLV में उपयोग किया गया था। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं तीसरे इंजन की ओर, लेकिन उसके पहले डाउट देख लेते हैं तीसरे स्टेज की ओर। ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, गुमनाम अगर हमारी ऑफलाइन क्लास तो शायद ही मिल पाएगी। ऑनलाइन क्लासेस ही अभी हम चलाते हैं, केवल ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिए लगभग। एक ऐसा प्रक्षेपण यान जिसकी सफलता दर सबसे अधिक है, बिल्कुल राम सिंह ठाकुर सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अमोनिया पर क्लोरेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? पुष्पेंद्र मिशन MP PSC, मैं देख लेता हूं क्या सवाल पूछना है। तो हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद डिफेंस या बायोटेक के बजाय IPR एंड रोबोटिक्स लीजिएगा, जो दोनों न्यू कंसेप्ट है और प्लस इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप एक बार क्लियर कर दो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है कृष्णा शर्मा, हम देखेंगे, पर पहले हम जो सीक्वेंस चल रहे हैं उसी में चलेंगे। सफल बनाना है, बिल्कुल चंद्रयान 1 और मंगलयान 1 को सफल बनाया था इसने। आर्यभट्ट नियो ऑर्बिट में होता है, बिल्कुल विशाल कुमार, नियो मतलब उससे निचली कक्षा। शॉर्टकट में ही लिखा हो तो नंबर मिलेंगे, बिल्कुल संजीव, लेकिन शॉर्टकट में का मतलब आप मेन पॉइंट को न छोड़े। शॉर्टकट का मतलब मेन पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। आइए अब हम बात कर रहे हैं PSLV में तीसरे स्टेज के ईंधन पर। तीसरा स्टेज पुनः ठोस ईंधन है। ठोस ईंधन के रूप में हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, इंजन के रूप में S139 का उपयोग किया जाता है। यहां पर याद रखना है कि PSLV का तीसरा चरण एक ठोस रॉकेट मोटर है, जो लॉन्च के वायुमंडलीय चरण के बाद ऊपरी चरणों को उच्च गति प्रदान करता है। आपको यह पॉइंट याद रखना है कि ये जो दोनों चरण थे ये वायुमंडल को पार करने के लिए लगते हैं, जबकि तीसरा चरण जो होता है वो जो ठोस ईंधन है अब वायुमंडल को पार कर चुका है हमारा एक तरीके से प्रक्षेपण यान। तो अब वो आगे अपने प्रक्षेपण यान को आगे बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो तीसरे चरण से प्राप्त करेगा। तो तीसरे चरण के बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि वायुमंडलीय चरण के बाद ऊपरी चरणों को उच्च गति प्रदान करता है। वायुमंडलीय चरण के बाद ऊपरी चरणों को उच्च गति प्रदान करता है ईंधन वही, और इंजन का नाम भी वही है S139। फिर चौथा चरण है PSLV का सबसे ऊपर का चरण, जिसमें दो तरल इंजन का उपयोग किया जाता है। और दो तरल इंजन के रूप में यहां पर फिर से अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजिन प्लस नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह वही ईंधन उपयोग किए जाते हैं ठोस और द्रव के रूप में। तो एक सुंदर सा चित्र पहले बनाकर दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। अगर अपने आप किताबों में बनाना चाह रहे हैं, अपनी कॉपियों में बनाएंगे, तो वो जो चित्र उन्होंने दिया है DRDO ने, वो तो नहीं बना सकते हम लोग। तो हमें तो मेंस के नज़र से समझना है कि हम गरीब लोग चित्र कैसे बनाएंगे।
तो आप चित्र ऐसे बनाएंगे, यहां लिखेंगे उपग्रह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां लिखेंगे द्रव ईंधन और द्रव ईंधन के रूप में अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और यहां पर आप लिखेंगे ठोस ईंधन के रूप में हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं इन्हें स्ट्रैटअप, तो ये ऊपर ले जाने में मदद करता है। तो एक चित्र अगर आप बनाना चाहें, इस प्रकार का चित्र आप बना सकते हैं। शुभम प्रजापत का सवाल है कि इकोनॉमिक्स के अभी होंगे, नेक्स्ट जनवरी में हम देखेंगे इस प्रकार की बातचीत को। उसके बाद हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएं, आज अभिषेक डेली नहीं रहेगा, लेकिन हम जल्दी एनसीईआरटी को लेकर आएंगे, पर अभी संडे के संडे हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। प्रक्षेपण यान की मदद से भारत ने मिसाइल तकनीक का भी विकास किया गया है, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित। बहुत बढ़िया। कितने वजन तक का सैटेलाइट जा सकता है? पुष्पेंद्र, अभी हम आ रहे उसी पर, कितने वजन तक का होगा? गैस नहीं मिलती तो उसमें क्यों नहीं हो सकता राहुल? गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए गैस का मिलना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां जो ईंधन है, उस ईंधन के बर्निंग के लिए, उस ईंधन के जलने के लिए इसके पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होता है। अब हम आ रहे हैं इसमें समझने पर। अब जरा समझिएगा पीएसएलवी के बारे में। यह 600 किलोमीटर की ऊंचाई के सन सिंक्रोनस, याद करिए सन सिंक्रोनस समझाया था मैंने, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 1750 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। मतलब कितनी क्षमता है पीएसएलवी एक्सेल की, जो सबसे ज्यादा विकसित है? तो मैं रिपीट कर दूं, ये 600 किलोमीटर की ऊंचाई के सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 1750 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, और इसकी बेजोड़ विश्वसनीयता, इतना ज्यादा इस पर भरोसा है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का, विश्व के अन्य देशों का, कि इसका उपयोग पोलर के लिए सोचा था, लेकिन इसका उपयोग तो हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए भी किया है, इसका उपयोग तो हमने चंद्रयान और मंगलयान के लिए भी किया है, क्योंकि इसकी सटीकता बहुत अच्छी है। और इसी कारण से, इसकी बेजोड़ विश्वसनीयता के कारण पीएसएलवी का उपयोग इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम उपग्रहों की तरह विभिन्न उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए भी किया गया है। अगर आप वहां पर लॉन्च करेंगे तो 1425 किलोग्राम तक का पेलोड ये ले जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? यह प्रक्षेपण यान 1750 किलोग्राम तक के उपग्रहों को लियो की कक्षा में स्थापित करने की योग्यता रखता है, वही 1425 किलोग्राम तक के उपग्रहों को यह जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में भी प्रक्षेपित कर सकता है। तो ठीक ठाक इसकी क्षमता है, ठीक ठाक इसकी क्वालिटी है, इसी कारण से हम कह सकते हैं कि इतनी क्षमता इसके अंदर है। तो 1750 किलोग्राम लियो की कक्षा में और 1425 किलोग्राम, ये डाटा मैंने इसरो से लिया है, इसलिए किसी भी गंदी किताब में होगा तो उसे हटाकर इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डाटा इसरो ने दिया है उनकी वेबसाइट पर। तो 1750 किलोग्राम लियो और 1425 किलोग्राम जियो तक, पर इसके अलावा हमने बहुत सारी जगह पर इसका उपयोग किया है। आइए देखते हैं पीएसएलवी का भारत के नजर से क्या महत्व है। आपसे मेंस में सवाल बनेगा, देखो एक पुराना सवाल बनता था कि पीएसएलवी से आप क्या समझते हैं, इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब ये बहुत पुराना हो गया। उपयोग पूछा जा सकता है कि पीएसएलवी का भारत के नजर से क्या महत्व है, या भारत के दृष्टिकोण से पीएसएलवी कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। तीसरी पीढ़ी तो दो पीढ़ियां कौन सी हो गई? एसएलवी
और ASLV। SLV पहली पीढ़ी के लॉन्चिंग व्हीकल हैं और ASLV दूसरी पीढ़ी के लॉन्चिंग व्हीकल हैं। ये तीसरी पीढ़ी के लॉन्चिंग व्हीकल हैं। यह तरल चरणों से लैस होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। यह तरल चरणों से लैस होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। पहला इंडियन लॉन्चिंग व्हीकल है जिसमें लिक्विड ईंधन का उपयोग किया गया है, जिसमें लिक्विड ईंधन का उपयोग किया गया है, लिक्विड ईंधन का उपयोग किया गया है। अक्टूबर 94 से अपने पहले सफल प्रक्षेपण के बाद PSLV जून 2017 तक लगातार 39, 2017 के बाद पहली बार असफल हुआ था। लगातार 39 सफल मिशनों के साथ भारत के विश्वसनीय और बहुमुखी उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के रूप में उभरा है। क्या वर्णन कर सकते हैं हम इसका? सबसे खूबसूरत वर्णन आपकी इसरो ने दिया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। यह तरल चरणों से लैस होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। अक्टूबर 1994 में अपने पहले सफल प्रक्षेपण के बाद PSLV जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशनों के साथ भारत के विश्वसनीय और बहुमुखी उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के रूप में उभरा है। 1994 से 2017 की अवधि के दौरान वाहन ने विदेशों से ग्राहकों के लिए 48 भारतीय उपग्रह और 209 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो ये भारतीय उपग्रह 48 और विदेशों से ग्राहकों के लिए 209 उपग्रह लॉन्च किए हैं। इसके अलावा वाहन ने दो अंतरिक्ष यान 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मार्स ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट मार्स ऑर्बिटल मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, क्रमशः चंद्रमा और मंगल की यात्रा की है। हम ये कह सकते हैं कि इसके वर्णन या इसकी तारीफों के फूल बांधने हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। 1994 से 2017 के अवधि के दौरान वाहन ने भारतीयों में 48 भारतीय उपग्रह और विदेशों में विदेशी उपग्रह 209 को लॉन्च किया है। इसके अलावा वाहन ने दो अंतरिक्ष यान 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मार्स ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, क्रमशः चंद्रमा और मंगल के लिए। इस प्रक्षेपण यान का महत्व, भारत के लिए इसका महत्व लिखा रहा हूं मैं, भारत के लिए इसका महत्व बता रहा हूं मैं। पहला, इस प्रक्षेपण यान की मदद से अलग अलग कक्षाओं में एक साथ उपग्रहों को भेजा जा सकता है। यह भारत की स्वदेशी ऐसी तकनीक है जिसमें एक बार में ही आप अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को भेज सकते हैं। मतलब इसी की सहायता से आप लियो भी काम करा सकते हैं, इसी की सहायता से आप जियो में भी भेज सकते हैं। तो एक साथ अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को भेजने की इसकी अपनी बेजोड़ ताकत है, अलग ताकत है। इस प्रक्षेपण यान की तकनीक पूर्णतः स्वदेशी है। इसी तकनीक ने भारत में मिसाइल तकनीक क्षेत्र में तीव्रता से वृद्धि की है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी के कारण भारत मिसाइल क्षेत्र में भी अपने आप को मजबूत कर पाया, क्योंकि जब इसका सफलतापूर्वक कार्य हुआ तो विकास इंजन और S-139 इंजनों का उपयोग हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी किया और धीमे धीमे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो रेंज है वो बढ़ती चली गई। तो कहीं ना कहीं इस प्रक्षेपण यान के विकास के कारण भारत के रक्षा क्षेत्र में मिसाइल तकनीक का विकास भी मजबूत और तीव्र हुआ। तीसरा, इस प्रक्षेपण यान ने भारत के चंद्रयान 1 मंगलयान के उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा के बाहर प्रक्षेपित किया तथा भारत ने उपग्रहों पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर प्रक्षेपित करने की क्षमता विकसित कर ली। इसी प्रक्षेपण यान की देन है कि भारत अपने उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा के बाहर भी प्रक्षेपित करने की क्षमता विकसित कर पाया, प्रक्षेपित करने की योग्यता विकसित कर पाया। तो तीन बड़े पॉइंट, इस प्रक्षेपण यान की मदद से अलग अलग कक्षाओं में एक साथ उपग्रहों को भेजा जा सकता है।
इस प्रक्षेपण यान की तकनीक पूर्णतः स्वदेशी है। इसी तकनीक ने भारत में मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में तीव्रता से वृद्धि की है। इस प्रक्षेपण यान ने भारत के चंद्रयान 1 मंगलयान के उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा से बाहर प्रक्षेपित किया और भारत ने एक ऐसी क्षमता विकसित की कि वह अन्य कक्षाओं में भी उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले डाउट देख लेते हैं। MTCR, रामजी सिंह MTCR, वैसे MTCR ना होकर MCTR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम को हम पढ़ेंगे जब हम डिफेंस पढ़ेंगे। कथन पूर्व अवधारणा के वीडियोस अपलोड, बलबीर कथन पूर्व अवधारणा आपको रीजनिंग में मिलेगा। PSLV का तीसरा चरण एक ठोस रॉकेट मोटर है जो लॉन्च के वायुमंडल चरणों के बाद ऊपरी चरण को उच्च गति, बहुत बढ़िया कपिल देव। मिसाइल को भी क्या अलग अलग दूरी पर ले जा सकते हैं? बिल्कुल राहुल, अलग अलग टारगेट एक साथ हम लक्षित कर सकते हैं इसके द्वारा। कोई घबराओ नहीं संतोष, बाद में वीडियो को आप देख लेना। अगर मैं धीमे धीमे पढ़ाऊंगा संतोष तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, पर एक नुकसान तुम्हारा हो सकता है कि मैं उस टाइम पीरियड के बाद फिर उस टॉपिक को नहीं लूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप बाकी बाद में वीडियो को रिकॉल करते चलिएगा, पर मैं इसलिए लिखवाना भी चाह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन में केवल और केवल एक स्मार्ट बोर्ड पर स्क्रीनशॉट दिखाने से कुछ नहीं होगा, लिखना कैसे उस बात को समझना है। और इसी कारण से मैं बार बार आप लोगों पर दबाव डालता हूं कि लिखने की आदत डालिएगा। जैसे कुछ बच्चे मुझे टेलीग्राम पर भेजते भी हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा है, आप लोग भी मुझे भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल नीचे दिया हुआ है, तो आपके मैं नोट्स भी समझ पाऊंगा। काफी बच्चों ने अच्छा लिखना शुरू किया है, जैसे रामजी सिंह के पॉइंट भी अच्छे आ रहे हैं। यान की मदद से अपने देश के उपग्रहों को प्रक्षेपित कर रहे हैं, बिल्कुल। मॉडल PSLV एक्सेल है, बिल्कुल। ये जो हमने सबसे विकसित मॉडल बताया अभी वो PSLV एक्सेल ही है, धन्यवाद। पूरे सब्जेक्ट कभी भी नहीं होंगे जो यादव हैं, CB यादव, पर कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना कवर हो सके। मैथ्स भी पढ़ाएंगे, हम मैथ्स भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल रिजिम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बाकी हम देखेंगे इसमें एनसीईआरटी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, अब मैं रिपीट कर रहा हूं, PSLV के महत्व, आपको सवाल अगर पूछा जाए कि PSLV का महत्व पर प्रकाश डालिए, तो वहां से जहां से मैंने तारीफ करना शुरू की थी वहां से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको कहां से तारीफ की है कि भारत के तीसरे पीढ़ी का है, तरल चरणों से लेस होने वाला पहला है, 39 सफल मिशनों को अभी तक कर चुका है। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि 2017 तक कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है, मार्स ऑर्बिटल मिशन चंद्रयान 1 को लॉन्च किया है। अब महत्व कह सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखेंगे आप कि अलग अलग कक्षाओं में एक साथ उपग्रहों को भेजा जा सकता है, स्वदेशी तकनीक है, तो मिसाइल तकनीक का भी विकास हो गया। इस प्रक्षेपण यान ने भारत के चंद्रयान 1 और मंगलयान के उपग्रहों को भी पृथ्वी के बाहर की कक्षा में प्रक्षेपित किया। इस प्रक्षेपण यान की मदद से विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। इस प्रक्षेपण यान की मदद से विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अन्य देशों के द्वारा इस यान पर अधिक विश्वास 2 कारणों से होता है। इस यान पर इतना विश्वास क्यों है? सबसे पहला, वर्तमान में सबसे सस्ती कीमत पर यह प्रक्षेपण की सुविधा देता है। वर्तमान में सबसे सस्ती कीमत है इसकी प्रक्षेपण करने की, बाकी देशों के पास महंगा आता है। जबकि इसकी सटीकता गुणवत्ता किसी भी देश के अन्य प्रक्षेपण यान से सबसे बेहतर है। इसकी जो सटीकता या गुणवत्ता है वो किसी अन्य प्रक्षेपण यान की तुलना में बहुत ही ज्यादा बेहतर देखी गई है। इसी कारण से PSLV का बहुत ज्यादा महत्व रहेगा। तो PSLV में आप 3 पॉइंट समझाएंगे। पहले तो उसके तकनीकी या संरचनात्मक तकनीकी विशेषताएं पहले में आप समझाएंगे 3 पॉइंट के रूप में। पहला, संरचनात्मक तकनीकी विशेषता। दूसरा,
संरचनात्मक तकनीकी विशेषता के बाद आप ये कह सकते हैं इसमें कि दूसरा, इसमें आप इसके महत्व को लिख सकते हैं, महत्व को लिख सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। और तीसरा आप लिख सकते हैं कि यह पुराने वर्जनों से बेहतर कैसे है, पुराने से बेहतर कैसे हैं। तो सबसे पहले ये कई कक्षाओं में भेज सकता है। ठोस और द्रव ईंधनों का उपयोग किया गया है, सटीकता और गुणवत्ता के मामले में बहुत बेहतर है, तो पुराने से बेहतर कैसे हैं। तो संरचनात्मक तकनीकी विशेषता मतलब चित्र बनाकर पूरा वर्णन करना, फिर उसके महत्व को लिखना और पुराने से बेहतर कैसे कुछ लाइनों में समझा देना। तो एक कंप्लीट पीएसएलवी यहां रेडी हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसएलवी, लेकिन जीएसएलवी में भी सबसे पहले मैं सामान्य जीएसएलवी समझाऊंगा, पर जो सबसे विकसित जीएसएलवी है मार्क 3 उसे मैं समझाऊंगा बिल्कुल अलग से। तो सबसे पहले मैं जीएसएलवी बता रहा हूं और फिर जीएसएलवी मार्क 3 जब बताऊंगा तब मैं इसके क्रायोजेनिक इंजन पर भी चर्चा करूंगा। क्रायोजेनिक इंजन में ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, जो हमारी इसरो समझाने की कोशिश कर रही है उसी को हम समझकर आंसर को लिखेंगे, क्योंकि आप में से कई लोगों को ऐसा अंदर से लगता है कि एक बार हम भी देख ले कि कैसा इंजन होता है। तो कोई जरूरत नहीं है। आईएएस बनने के लिए आपको नाम, उसका कंसेप्ट, उसका लॉजिक पता होना चाहिए। बाकी अगर वैज्ञानिक बनने का मूड है तो आप गलत जगह पर हैं। आप खुद इसरो जाकर वहां सारी बातों की जांच पड़ताल करिए, पर किसी भी विषय में अंदर घुसने की मैं भी कोशिश नहीं करता हूं, ना तुम्हें करने दूंगा। हां, जितना जरूरी है उतना वहां पर खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे। पर मैं क्रायोजेनिक इंजन समझाऊंगा, कैसा इंजन होता है, क्या खासियत होती है, पर ज्यादा गहराई में मत जाइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो ना तो हमारे नजर से इंपॉर्टेंट है, पर कई लोगों का प्रेम होता है। जानना और जिज्ञासा अपनी जगह है, पर उसे सिलेबस के रूप में नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि मेरा मोटिव होता है कि सिलेबस पहले फोकस किया जाए, तो उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। तो पहले मैं जीएसएलवी समझा रहा हूं, एक नॉर्मल, फिर हम जीएसएलवी मार्क 3 जो सबसे विकसित वर्जन है हम उस पर चर्चा करेंगे कि वो जीएसएलवी मार्क 3 कैसा है और वो बाकी जीएसएलवी से अलग कैसे है। आइए चर्चा करते हैं जीएसएलवी की, लेकिन उससे पहले डाउट देख लेते हैं। 3 उड़ानें कराई गई, जिसमें पहली उड़ान असफल रही, दूसरी व तीसरी उड़ान पूर्णतः सफल रही। पीएसएलवी कॉल मैं समझा नहीं। पुष्पेंद्र, पहले टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह, फिर आप व्हाट्सएप नंबर दिया था आपने टेलीग्राम पे, और वो मैंने आपको व्हाट्सएप के वजह था, मैं समझा नहीं। राहुल, नोट्स बनाए हैं, बहुत बढ़िया। राम सिंह, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आए थे संजीव, उसमें जो क्लासेस होती है वो आप देख सकते हैं, डेमो क्लासेस के रूप में आइडिया लग जाएगा कि कैसे वहां पढ़ाया जाता है। व्हीकल मार्क 2 भारत द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा लॉन्चिंग व्हीकल है। नहीं कपिल देव, मार्क 3 कहेंगे। मार्क 2 पहला कह सकते हो, तुम पहला कह सकते हो, लेकिन मार्क 3 सबसे जरूरी है। राइटिंग स्किल पर भी हम आ जाएंगे। चौथी पीढ़ी का लॉन्च वाहन एक 3 चरण का वाहन है, जिसमें 4 तरल स्ट्रैप ऑन विदेशी रूप में विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो उड़ान से बिल्कुल कह सकते हैं। पर कपिल, मार्क 3 याद रखना, मार्क 3 सबसे ज्यादा विकसित है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अपनी बातों पर। जीएसएलवी, जीएसएलवी की अगर हम बात करें तो 4 तरल स्ट्रैप ऑन, 4 तरल स्ट्रैप ऑन मोटरों का, तरल याद रखना। इसके पहले वाले में जो स्ट्रैप ऑन थे उसमें सॉलिड ईंधन था, इसमें लिक्विड ईंधन है। ये जो स्ट्रैप ऑन है, ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये जो स्ट्रैप ऑन है इसमें लिक्विड ईंधन है, इसमें लिक्विड ईंधन है, जबकि इसके पहले स्टेज में सॉलिड ईंधन होता है। ये दूसरा स्टेज है और ये तीसरा स्टेज है, एक तीसरा स्टेज है। तो 3 चरणों का है, लेकिन यहां जो पहला चरण है उसमें ईंधन ठोस होगा, लेकिन जो स्ट्रैप ऑन है उसमें जो ईंधन उपयोग किया जाएगा वो द्रव ईंधन होगा। तो जीएसएलवी 4 तरल स्ट्रैप ऑन मोटरों का उपयोग करता है, स्ट्रैप ऑन मोटरों का उपयोग करता है, वहां 6 थे। स्ट्रैप ऑन एक विकास इंजन द्वारा संचालित होते हैं, तो जहां पर भी द्रव ईंधन आएगा वहां विकास इंजन होगा, विकास इंजन होगा। और पहले चरण के ठोस रॉकेट मोटर कोर के साथ लॉन्चर को एक बहुत बड़ा बल प्रदान करता है। तो लॉन्चर को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में भेजना है
तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है, तो आर जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा रखनी होगी, और वेलोसिटी ज्यादा रखने के लिए थ्रस्ट ज्यादा चाहिए, और थ्रस्ट ज्यादा रखने के लिए यहां पर जो नीचे स्ट्रैप ऑन है 4, उनमें लिक्विड ईंधन होता है, जबकि पहले चरण में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो एक साथ ठोस और द्रव का उपयोग करके उसे बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रदान कर रहे हैं और इतनी स्पीड प्रदान कर रहे हैं कि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में जा सकता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जा सकता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जा सकता है। जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल इसका नाम है, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। लॉन्चर को एक बहुत बड़ा बल प्रदान करता है। पहले स्टेज क्लियर हो चुकी है, यहां पर लिक्विड है, 4 है ये ऐसे, एक पीछे के साइड में है, तो 4 है ये ऐसे, और इसके पहले चरण में ठोस ईंधन है। द्रव के रूप में वही उपयोग किया जाएगा, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजिन प्लस नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और सॉलिड के रूप में हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का उपयोग करेंगे। जीएसएलवी का पहला चरण पीएसएलवी से ही निकला है, उसमें 138 टन ठोस रॉकेट और 4 तरल स्ट्रेप ऑन द्वारा संवर्धित है। ठोस के लिए इंजन का नाम S139 और ईंधन HTPB। तो अब आपको एक क्लैरिटी आ चुकी है। द्रव के लिए नाम होगा विकास इंजन, द्रव के लिए नाम होगा विकास इंजन, और ठोस के लिए जो नाम होगा वो S139 इंजन रखेंगे। S139 द्रव के रूप में हम उपयोग करेंगे अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजिन, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और ठोस के रूप में हम जो यूज करेंगे हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का, हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का। एक विकास इंजन का उपयोग जीएसएलवी के दूसरे चरण में, अब विकास इंजन फिर से लगा, मतलब दूसरा चरण है। दूसरे चरण में हमने ईंधन के रूप में द्रव का उपयोग किया है, जो पीएसएलवी के PS2 से लिया गया, मतलब दूसरे स्टेज से लिया गया है, जहां विकास इंजन अपनी विश्वसनीयता साबित की है। इंजन विकास और अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजिन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का उपयोग यहां पर किया जाएगा। क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट, क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट CUSP के तहत विकसित CE 7.5 क्रायोजेनिक इंजन 7.5 इसका नाम है, इंजन का नाम है, जो जीएसएलवी में यूज किया जाता है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा विकसित भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है, भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है CE 7.5। CE 7.5 भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है, और क्रायो का मतलब होता है अत्यंत निम्न ताप पर। क्रायोजेनिक में क्रायो का मतलब है अत्यंत निम्न ताप, अत्यंत निम्न ताप। हम इसे डिटेल से समझेंगे कि होता क्या है। एक्चुअली क्रायोजेनिक इंजन को बनाने के सबसे बड़ा बैरियर यह था कि हमें लो टेम्परेचर पर दहन कक्ष बनाना है, मतलब माइनस में तापमान है, माइनस में, और उसमें चीजों को जलाना है और उस कक्ष का तापमान मेंटेन रखना है। तो उस निम्न ताप पर दहन कक्ष बनाना एक कठिन काम था, और इसी कारण से क्रायोजेनिक इंजन बनाने में इतनी कठिनाई गई, इतनी देरी हो गई। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, निम्न तापमान पर दहन कक्ष बनाना, निम्न तापमान पर दहन कक्ष बनाना एक कठिनाई थी। इसी कारण से क्रायोजेनिक का विकास देरी से हुआ, क्रायोजेनिक का विकास देरी से हुआ। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। किस तापमान पर होता है सब हम पढ़ेंगे, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूं बस आपको। जीएसएलवी, हम गरीब लोग अगर जीएसएलवी को समझना चाहें तो अभी हम इसका इंपॉर्टेंस सारी बातें देखेंगे। तो इसमें 3 स्टेज है, सॉरी 3 ही स्टेज बनाइएगा, इसको मत बनाइएगा। 3 स्टेज का ही ईंधन रहेगा, यहां पर 3 स्टेज का ही ईंधन रहेगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि सॉलिड है, यहां लिक्विड है, और यहां क्रायोजेनिक इंजन है, और हम कह सकते हैं कि यहां पर उपग्रह होगा। तो हम कहेंगे कि क्रायोजेनिक इंजन के डेवलपमेंट ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी भारत को एक अलग पहचान दिला दी कि अब हम
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना पाए होंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। पर ये GSLV है। अब हम इसकी जो चर्चा करेंगे वो होगा GSLV Mark 3, जो भारत के पास सबसे ज्यादा विकसित GSLV है। क्या खासियत है, क्या खासियत होगी, और कल हम देखेंगे इसमें RSLV को भी, और कल ही हम समझाएंगे आपको क्रायोजेनिक इंजन और उससे जुड़ी हुई टेक्निकल बातें। बट ज्यादा गहराई में मत जाना, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी को हम कवर करेंगे। तो सिंपल सी बात अगर हम कहें तो GSLV 3 चरणों का इंजन है, लेकिन यहां पर जो पहला चरण है उसमें स्ट्रेट अप में लिक्विड ईंधन, और जो पहला चरण होता है उसमें ठोस ईंधन का उपयोग करते हैं। हमेशा ही द्रव के लिए विकास इंजन और ठोस के लिए S139 इंजन का नाम लिया जाएगा। उसके बाद विकास इंजन का उपयोग दूसरे चरण में भी है, और उसके बाद फिर क्रायोजेनिक इंजन, जो भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन था, उसका नाम है 7.5। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। डाउट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। बिल्कुल आकांक्षा, हम इसको भी पढ़ेंगे। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी पर अलग से लेक्चर होगा कल, बिल्कुल कल हम क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा करेंगे। 18 अप्रैल 2001, बढ़िया। बनाने में सबसे बड़ी समस्या अति न्यून ताप पर दहन कक्ष का निर्माण। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। GSLV Mark 3 इसके द्वारा विकसित एक 3 चरण भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है। 2 ठोस स्ट्रेप ऑन, एक कोर, तरल बूस्टर और क्रायोजेनिक ऊपरी चरण होता है। बिल्कुल हम चर्चा करेंगे कल क्रायोजेनिक GSLV Mark 3 पर। प्रभाव पर देखो संजीव, प्रभाव पर जो आपने देखा है और प्लस पर जो देखा है, मुझे लगता है कि प्लस आप ज्यादा अडॉप्ट करेंगे। पहली बार ऐसा लगता होगा कि थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्लस पर आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा जब आप प्लस का डेमो क्लासेस देखेंगे। कई बच्चों को ऐसा था कमेंट्स, लेकिन मैंने जो महसूस किया है, एक्चुअली हमारी हैबिट बोर्ड पर पढ़ने की, इस कारण से ऐसा लगता होगा, लेकिन अगर आप उसे समझेंगे तो धीमे धीमे उस पर आपकी हैबिट हो जाएगी और वो भी आपको एक बेस्ट ऑप्शन लगेगा। बट बाकी आपकी मर्जी है। मैं बार बार कहता हूं कि अच्छा मौका है, तैयारी अगर आपको करना है तो अभी भी UPSC की तैयारी हम अगले 6 महीने में पूरा कर सकते हैं। जितना ज्यादा बेटर हो सके अपनी तैयारी को नया आयाम देने के लिए शुरुआत कर सकते हैं आप हमारी क्लासेस के साथ। अब हम 13 तारीख से स्टार्ट करेंगे इसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, लेकिन हमारे प्रभाव पर अभी टेक्नोलॉजी चलेगी। हाँ, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं कि कभी मैराथन के रूप में NCERT को जरूर कवर कराएंगे। कक्षा 6वीं के NCERT को कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कवर करा दे। आप लोगों ने जिस तरीके का रिस्पांस दिया है और आप लोगों ने जिस तरीके से उसे पसंद किया है, मैं चाहूंगा कि शेयर और लाइक बढ़ाते चलिएगा। यकीन मानिए, किसी भी वीडियो का 50,000 1 वीक में हो जाता है, या किसी भी वीडियो में 1 लाख व्यू 1 वीक में हो जाता है, तो फिर वो सब्जेक्ट मैं कंप्लीटली कवर कराऊंगा अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर। जिस विषय का व्यू कोई भी एक वीडियो 1 वीक में 50,000 या 1 लाख को क्रॉस कर जाए, मान के चलिएगा कि अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर वो विषय हम पूरा कवर कराएंगे। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे कितना बेहतर करते हैं। बट NCERT में हम जरूर कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट। लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा,